कंडक्टर और ऑसिलेशंस जनरेट हो रही हैं, यानी कोई भी एनर्जी डिसिपेट नहीं हो रही और पावर डिसिपेशन जो है इस किस्म के सर्किट में ज़ीरो है। अब आ जाते हैं हम आरएलसी सीरीज सर्किट की तरफ। आरएलसी सीरीज सर्किट एक ऐसा सर्किट है जिसको आप रेजोनेंस सर्किट भी कहते हैं। इस किस्म के सर्किट में आपके पास रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन में अटैच होते हैं विद सम अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज सोर्स। सीरीज कॉम्बिनेशन में होने की वजह से आपके पास इस सर्किट की अहमियत जो है वो ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि इस केस में आपके पास एक ऐसे पॉइंट्स आते हैं जहाँ पर रेजिस्टेंस जो सर्किट की है वो बहुत कंबाइंड रेजिस्टेंस जो सर्किट की है वो बहुत कम हो जाती है। कम होने की वजह से मैक्सिमम करंट जो है इसमें से फ्लो कर सकता है। तो ये आपके पास इस सर्किट की इम्पोर्टेंस है कि कुछ खास, और वो हर वक्त नहीं होता है, वो एक खास फ्रीक्वेंसीज पे होता है। तो ऐसा सर्किट जो कुछ खास फ्रीक्वेंसीज पर करंट सप्लाई जिसमें मैक्सिमम हो जाए वो आरएलसी सीरीज रेजोनेंस सर्किट कहलाता है, और ये कंडीशन जो है आपके पास रेजोनेंस कंडीशन कहलाती है। हम कंसीडर करते हैं कि हमारे पास जो सोर्स ईएमएफ का अल्टरनेटिंग करंट का अटैच हुआ हुआ है उसकी जो ईएमएफ है वो अल्टरनेटिंग ईएमएफ है, दैट इज ई नॉट एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी उसकी ईएमएफ है जो जनरेट आ रही है। और उसके नतीजे में जो करंट स्टेब्लिश हो रहा है सर्किट में दैट इज आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, ये करंट है जो स्टेब्लिश हो रहा है। फाई यहाँ पर फेज एंगल है, और जो कोई भी आपके पास जो रिलेशनशिप है वो इस्टेब्लिश करेगा करंट और वोल्टेज में। क्यों हमने लिया है? क्योंकि हमारे पास कैपेसिटर और इंडक्टर भी सर्किट में मौजूद हैं, और हमने ये देखा था कि इन केस ऑफ कैपेसिटर और इंडक्टर फेज डिफरेंस आ जाता है करंट और वोल्टेज में। अगर सिर्फ रेजिस्टेंस की बात होती तो उसमें क्योंकि कोई फेज डिफरेंस नहीं है तो हमें ये ओमेगा 5 वाला फैक्टर उसमें जीरो हो जाता है। अब आप देखिएगा कि जब हम इसके ऊपर लूप इक्वेशन लगाते हैं, यानी हम इस पर किरचॉफ वोल्टेज रूल लगाते हैं, तो वी गेट ईएमएफ इज इक्वल टू potential difference across R plus potential difference across capacitor plus potential difference across inductor। तो ये हमारे पास लूप इक्वेशन आ गई है। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं दो तीन तरीके से। हम इसमें फेजर एनालिसिस कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक एनालिसिस कर सकते हैं और डिफरेंशियल एनालिसिस कर सकते हैं। इन केस ऑफ फेजर एनालिसिस हम पहले देखते हैं कि किस तरीके से हम इसके फेजर्स बना सकते हैं। आपके पास जो लेंथ होता है फेजर का वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, और उसका जो प्रोजेक्शन होता है चाहे वो एक्स एक्सिस पर हो चाहे वो वाई एक्सिस पर हम ले रहे हो, तो वो उसकी जो वर्टिकल एक्सिस पर उसके इंस्टेंटेनियस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और ये जो वेक्टर ड्रॉ करते हैं हम जिसको हम फेजर कहते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय एन एरो विच इज रोटेटिंग काउंटर क्लॉकवाइज विद सम वेलोसिटी ओमेगा अबाउट द ओरिजिन। अब ये तो करंट का आ गया। अब अगर हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू करंट की और फेज एंगल के साथ एक आरएलसी सीरीज सर्किट के लिए ड्रॉ करना चाहें तो वो कैसे बनेगी? कि ये देखें, ये आपके पास सिंपल एप्सिलॉन नॉट प्लस ओमेगा टी प्लस फाई है। अब अगर हम एक सिंपल इसकी डायग्राम बनाएं जैसे ये बनी हुई है, तो आप ये देखें कि हमने कहा था कि इन केस ऑफ रेजिस्टेंस करंट और वोल्टेज सेम डायरेक्शन में होते हैं, तो हमने वी आर को ले लिया एक्स एक्सिस पर। अब इन केस ऑफ इंडक्टर आपके पास ईएमएफ जो है 90 डिग्री आगे चलती है, तो हम इसे 90 डिग्री पर वीएल ले लेते हैं, और उसके बाद हम कहते हैं कि जो कैपेसिटर है उसमें ईएमएफ 90 डिग्री पीछे चलती है, तो 90 डिग्री बिलो हम वीसी ले लेते हैं। अगर हम ओमेगा टी प्लस फाई वाला कॉम्बिनेशन करना चाहें और या फाई की वैल्यू को 90 लेना चाहें, तो हमारे पास ये कुछ इस किस्म से बनेगी कि ये हमारे पास वी आर अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं, ये वाला अगर वेक्टर वी आर का लिया हुआ है, तो इससे 90 डिग्री के हिसाब से वी एल यहाँ होगा और वी सी जो है यहाँ होगा। इनका जो प्रोजेक्शन बनेगा एक्स वाई जेड पर वो वी नॉट वी एल, वी नॉट एल, वी नॉट सी और वी नॉट आर होगा, जैसे इन्होंने यहाँ पर इसको ड्रॉ किया हुआ है। ये आप ये देखें, ये वी नॉट आर है विच इज ओमेगा टी माइनस फाइव पर है, और इससे 90 डिग्रीज आगे चल रहा है वी नॉट एल, सॉरी वी एल, और ये आपको नजर आ रहा है इस तरीके से, और ये जो इसका प्रोजेक्शन है ये वी नॉट एल है। इसी तरीके से इससे 90 डिग्रीज पीछे चल रहा है वी सी, और ये जो इसका प्रोजेक्शन होगा वर्टिकल एक्सिस पर वो वी नॉट सी होगा। अब अगर हम
देखना चाहते हैं तो हमारे पास जो इंडक्टर और जो कैपेसिटर हैं, ये नज़र आ रहा है कि ये दोनों आउट ऑफ फेज़ हैं और बिल्कुल 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, यानी हम इनका कोई डिफरेंस ले सकते हैं। वी नॉट एल में भी कोई ज़्यादा बड़ा वोल्टेज है और वी नॉट सी कुछ कम वोल्टेज है। तो जब हम इनका डिफरेंस लेते हैं वी एल माइनस वी नॉट, तो हमें एक वेक्टर जो है वो मिल जाता है विच इज़ ड्यू टू द वेक्टर सब्ट्रैक्शन। इन केस ऑफ वेक्टर्स आप ये देख चुके हैं कि जब दो वेक्टर्स 180 डिग्रीज पर एक दूसरे से होते हैं और उनको ऐड किया जाता है तो बेसिकली वो उनकी सब्ट्रैक्शन ही कहलाती है। तो हम इस वी नॉट एल में से वी सी को जब माइनस कर देते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से, तो हमें ये वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी यहाँ पर मिल जाता है। ये टोटल वेक्टर जो है ये इसी फॉर्म में आता है। अब ये वी नॉट आर है, ये वी नॉट एल माइनस वी सी है। इन दोनों वेक्टर्स का हम लेंगे यहाँ पर एक रिजल्टेंट वेक्टर। तो हमें वी नॉट आर प्लस वी नॉट एल प्लस वी नॉट सी माइनस वी नॉट सी ये सारे वेक्टर्स मिल जाएंगे। इंस्टेंटेनियस ईएमएफ जो किसी टाइम टी पर है और उसका प्रोजेक्शन जो है वो ई नॉट है वर्टिकल एक्सिस पर, ये यहाँ पर हमें नजर आ रहा है। तो अब हम जब देखते हैं वेक्टर सम तीनों फेजर्स का क्या होगा, तो हमारे पास दिस ई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर विल बी इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस आर स्क्वायर प्लस वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर माइनस वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर का स्क्वायर। मतलब हम इसका स्क्वायर लेंगे और इसका स्क्वायर लेंगे और ये बराबर होगा इस ई नॉट के, दोनों को ऐड करके। हमें वेक्टर एडिशन से अगर हम इसका एक ड्रॉ करें पैरेलल वेक्टर, तो वो यहाँ ड्रॉ होगा और अब ये वी नॉट आर प्लस दिस वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू दिस ई नॉट स्क्वायर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू वेक्टर एडिशन। जब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं वी नॉट आर की, तो वो आई नॉट आर स्क्वायर बनती है, वी नॉट एल की आई नॉट एक्स एल बनती है, वी नॉट सी की आई नॉट एक्स सी बनती है। इन वैल्यूज को हम पुट कर देते हैं, आई नॉट स्क्वायर बाहर आ जाता है और आई नॉट स्क्वायर को हम डिवाइड कर देते हैं एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर के साथ और फिर ले लेते हैं हम अंडर रूट। तो एप्सिलॉन नॉट बाय आई नॉट विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी स्क्वायर और सारा अंडर रूट में आ जाता है। तो ये बन जाती है हमारे पास इम्पिडेंस। एप्सिलॉन नॉट ओवर आई नॉट कहलाती है इम्पिडेंस, जिसको जेड कहते हैं। और इम्पिडेंस होती है कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर एंड रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर एंड कैपेसिटर रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टर। मतलब कंबाइंड रेजिस्टेंस जो किसी आरएल सीरीज सर्किट की होती है वो इम्पिडेंस कहलाती है, उसको हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट उसके ओहम्स होते हैं और वो सम होती है रेजिस्टेंस आर प्लस रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टर एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर। इन सब को ऐड करके हमें ये मिल जाती है। तो अब हम Z हमने ले लिया। अब हम करंट एम्पलीट्यूड मालूम अगर करना चाहें तो आई नॉट विल बी इक्वल टू दिस ई नॉट एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय दिस Z विच इज आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी स्क्वायर। एक्सएल की वैल्यू ओमेगा डी एल है और एक्सी की वैल्यू 1/ओमेगा सी है। और ये हमारे पास करंट मैक्सिमम इसका एम्पलीट्यूड जो है वो डिपेंड करता है कि एक्सएल और एक्सी में कितना डिफरेंस है। अगर इनका डिफरेंस जो है वो ज़्यादा होगा तो फिर हमारे पास आई नॉट की वैल्यू कम होगी, अगर इनका डिफरेंस कम होगा तो फिर हमारे पास आई नॉट की वैल्यू ज़्यादा होती जाएगी, क्योंकि आर तो हमारे पास कॉन्स्टेंट ही रह रहा है। इसी तरीके से दूसरी हमें जो क्वांटिटी मालूम करनी है वो है फेज कांस्टेंट। फेज कांस्टेंट के लिए हम क्या करेंगे, हम tan फाई लेंगे। tan फाई के लिए हमारे पास यहाँ पर कैसे हम उसको लेंगे, दैट विल बी बेस इन और परपेंडिकुलर। मतलब परपेंडिकुलर ओवर बेस जो है वो आपके पास टेंजेंट थीटा होता है। परपेंडिकुलर यहाँ पर इसके पैरेलल वेक्टर वी नॉट एल माइनस वी नॉट सी ये मौजूद है। इट इज डिवाइडेड बाय वी नॉट आर, तो tan थीटा आ जाएगा, tan फाई आ जाएगा। देन फाई विल बी इक्वल टू tan इनवर्स वी नॉट एल माइनस बी सी ओवर वी नॉट आर, और इनकी वैल्यूज आई एक्स एल और इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस हमने पुट कर दी। तो हमारे पास फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स एल माइनस एक्स सी ओवर आर आ गई। अब फेज की वैल्यू जो है वो डिपेंड कर रही है एक्सएल और एक्ससी पर। अगर एक्सएल की वैल्यू ज्यादा होगी एक्ससी से, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो ये फाई की वैल्यू है ये पॉजिटिव होगी, और इसका मतलब है कि हमारे पास जो फेजर है वो करंट से वो ईएमएफ से मतलब जो करंट जो है वो लैग करेगा ईएमएफ से, क्योंकि आपका कैपेसिटर जो है सॉरी आपका जो सर्किट है इट इज बिहेविंग लाइक एन इंडक्टिव सर्किट। ये इंडक्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा। और फेज जो है वो 90 डिग्रीज जो आपके पास की वैल्यू आएगी वो आपको ये बताएगी कि आपके पास जो करंट है वो लैग कर रहा है
वोल्टेज से। जब आप XL की वैल्यू और अगर हम XC और और R की वैल्यू को 0 पुट कर दें तो ये फेज एंगल की वैल्यू जो है ये आपके पास 90 डिग्री आ जाएगी। इसी तरीके से अब अगर आप XL को XC से कम पुट करते हैं तो उसके नतीजे में क्या होगा कि कैपेसिटर की तरह ये सर्किट बिहेव करेगा और इस केस में आपके पास जो XL माइनस XC है इसकी वैल्यू माइनस आएगी और फिर जो आपके पास करंट है इट विल मूव अहेड द EMF और इस केस में आपके पास XC तो नॉन जीरो होगा अगर और XL और XR दोनों जीरो होंगी तो फेज एंगल -90 आएगा और जो कि लीस्ट फेज एंगल है। अगर आपके पास XL और XC की वैल्यू इक्वल है तो फिर फेज एंगल 0 आएगा जिसमें करंट और EMF जो है वो दोनों इकट्ठे रोटेट करेंगे यानी उनके दरमियान में कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा। अब अगर हम एक एक्सप्रेशन निकालना चाहें रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का तो उसके लिए हम देख लेते हैं कि हमारे पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू गिवन है। रेजोनेंस कंडीशन तब जनरेट होती है जब आपके पास ये रिएक्टिव कैपेसिटेंस रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर या कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस दोनों इक्वल हो जाती हैं। इस कंडीशन पर आपके पास जो रेजोनेंस है वो डेवलप हो जाती है सर्किट में क्योंकि ये दोनों रिएक्टेंसेस इक्वल हो जाती हैं और फिर ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देती हैं क्योंकि पहले ही दोनों 180 डिग्री आउट ऑफ फेज हैं। अब XL जब XC के बराबर होगी तो उस सूरत में क्या हमारे पास रिलेशनशिप आएगा वो हम देख लेते हैं। ओमेगा डी एल विल बी इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा डी सी जिसका मतलब है ओमेगा डी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 ओवर एल सी और जब अंडर रूट लेंगे तो दिस इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट एल सी। यहाँ ओमेगा जो है दिस इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ RLC सीरीज सर्किट और इसकी वैल्यू 2 पाई एफ आर होगी और हम 2 पाई को दूसरी साइड पर डिवाइड कर देंगे तो अब ये जो एफ आर इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई एल सी है ये हमारे पास रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है जिसकी वैल्यू डिपेंड कर रही है एल और सी पर। यानी अगर एयर में कोई भी सिग्नल मौजूद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का तो इन दिस वे आप अपने इंस्ट्रूमेंट पर जब रेडियो ट्यूनिंग कर रहे होते हैं FM 102 या 103 लगा रहे होते हैं तो बेसिकली आप कैपेसिटर की वैल्यू बदल रहे होते हैं। उसकी वैल्यू को बदलने से और एल और सी की वैल्यू को मल्टीप्लाई करके इस फॉर्मूला में पुट करके आपके पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू डेवलप होती है। फर्ज करें आपके इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू 103 हो गई है। अब एयर में जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सिग्नल 103 पर मौजूद हैं वो आपके इंस्ट्रूमेंट के साथ रेजोनेट हो जाएंगे और आपको सुनाई देना शुरू हो जाएंगे। तो ये इस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की इंपॉर्टेंस है। अब इम्पिडेंस हम कैसे निकाल सकते हैं इसकी। इम्पिडेंस के लिए हमारे पास Z इज इक्वल टू आर स्क्र प्लस XL माइनस XC ये स्क्वायर आ जाता है। तो अब XL और XC को हमने कह दिया इक्वल हो गई। जब ये इक्वल हो गई हैं तो XL माइनस XC का रिजल्ट 0 आ जाएगा तो Z विल बी इक्वल टू R यानी अब आपके पास इम्पिडेंस बहुत कम हो गई। जब इम्पिडेंस कम हो जाएगी तो करंट सर्किट में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हमने पहले भी ये बात की थी कि दिस I नॉट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ XL एंड XC व्हेन डिफरेंस ऑफ XL एंड XC जब XL और XC की वैल्यू इक्वल हो जाती है तो ये डिफरेंस 0 हो जाता है तो आपके पास मैक्सिमम करंट फ्लो करता है इस सर्किट में से। और फेज रिलेशन भी इसका आप देखिएगा क्या हो जाता है। फेज एंगल भी 0 हो जाएगा। tan इनवर्स XL माइनस XC ओवर R है। XL और XC को हमने इक्वल पुट किया तो आपके पास फेज भी 0 हो गया जिसका मतलब है करंट और EMF दोनों जो हैं उनके दरमियान में कोई फेज डिफरेंस नहीं रहा। तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व जब हम ड्रॉ करते हैं फ्रीक्वेंसी में और करंट में तो हमें नजर आता है कि ये डिपेंड कर रहा है एक तो रेजिस्टेंसेस पर। पहले तो हम देख लेते हैं कि जब जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हैं करंट की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है। फिर एक पॉइंट आता है जहां पर मैक्सिमम करंट अचीव होता है और उसके बाद फिर करंट की वैल्यू डिक्रीज होना शुरू हो जाती है फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज होने से। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आपके पास फ्रीक्वेंसी लो रीजन में है तो इसका मतलब है कि आपके पास जो कैपेसिटिव XC है उसकी वैल्यू ज्यादा है XL से। जब XC की वैल्यू XL से ज्यादा होगी तो आपके पास जो करंट की वैल्यू है वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होगी क्योंकि अब XC की वैल्यू जो है वो आपके पास लेफ्ट साइड पर ज्यादा है। तो इस साइड पर जो आपके पास सर्किट है या ये जो कर्व है ये कैपेसिटिव सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है और इसमें जो रिस्पॉन्स कर्व है ये आपको शो कर रहा है कि यहाँ पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है उसका इफेक्ट ज्यादा है। राइट साइड पर आप देखें आपके पास XL की वैल्यू इंक्रीज होने लग गई है और XC की वैल्यू कम है और राइट साइड पर ये जो कर्व है ये इंडक्टिव रिएक्टेंस की तरफ
बिहेव कर रहा है और यहाँ पर इंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। सेंटर में आपके पास पीक पर एक्सएल और एक्ससी की वैल्यू बराबर है। यहाँ पर आपके पास मैक्सिमम करंट जनरेट होता है क्योंकि ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। अब दूसरा जो चीज इसको इफेक्ट कर रही है वो रेजिस्टेंस की वैल्यू है। आप ये देखें कि रेजिस्टेंस को जितना ज्यादा आप करते जा रहे हैं करंट की वैल्यू उतनी ही डिक्रीज होती जा रही है, पीक वैल्यू। और ये जो विड्थ है इसकी कर्व की वो भी ज्यादा होती जा रही है, जिसका मतलब है बैंड विड्थ भी इंक्रीज हो रही है रेजिस्टेंस के कम होने से, लेकिन इंटेंसिटी करंट की जो है वो भी डिक्रीज होती जा रही है। अब राइट साइड पर हमने देखा था कि जब आपके पास फ्रीक्वेंसी कम है, क्यों आपके पास एक्सी की वैल्यू ज्यादा है? क्योंकि आपके पास एक्सी की वैल्यू आप देखें 1/ओमेगा सी के बराबर है, एक्सएल की वैल्यू ओमेगा एल के बराबर है। तो जब फ्रीक्वेंसी कम होगी तो एक्सी की वैल्यू ज्यादा होगी, एक्सएल की वैल्यू कम होगी। कैपेसिटर की तरह ये आपके पास बिहेव कर रहा है लेफ्ट साइड पर। ये रिस्पॉन्स कर्व जो है इसमें आपको इम्पिडेंस हाई किस वजह से है? कैपेसिटर की वजह से। राइट साइड पर आप देखें जब आपके पास फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाती है तो एक्सएल की वैल्यू बढ़ जाती है, एक्सटी की वैल्यू कम हो जाती है। तो इस केस में आप देखें आपके पास जो इम्पिडेंस को चेंज कर रहा है, ये बढ़ा रहा है फैक्टर, वो इंडक्टर है। सेंटर में आपके पास ये दोनों वैल्यूज बराबर हैं और इंडक्टेंस जो है सॉरी इम्पिडेंस जो है वो मिनिमम है और करंट मैक्सिमम है। अगर हम पावर ड्राइव करना चाहें इस सर्किट में से तो उसकी वैल्यू कुछ इस तरह से होगी कि हमने देखा था कि पावर डिसिपेशन किसी भी आरएलसी सर्किट में ना होती है रेजिस्टेंस की वजह से। जब किसी सर्किट को हम लेते हैं तो उसमें सोर्स ऑफ ईएमएफ जो है दिस सप्लाइज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी आप इसको कह सकते हैं कि ये आपके पास सोर्स जो है वो एक्चुअली इलेक्ट्रिकल एनर्जी सर्किट को दे रहा है। जो कैपेसिटिव एलिमेंट है और इंडक्टिव एलिमेंट है वो स्टोर कर रहे हैं उस एनर्जी को, उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कैपेसिटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर कर रहा है और इंडक्टर जो है वो मैग्नेटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर करता जा रहा है। और लेकिन इस सर्किट में एक ऐसा एलिमेंट भी है जहां पर ये एनर्जी डिसिपेट हो रही है। वो एलिमेंट कौन सा है? वो रेजिस्टर है। तो रेजिस्टर के अक्रॉस एनर्जी डिसिपेशन हो रही होती है और ये डिसिपेशन उसी रेट पर हो रही होती है जिस रेट पर एनर्जी सोर्स जो है वो सप्लाई कर रहा है, जिस रेट पर कैपेसिटर जो है उसको स्टोर कर रहा है या इंडक्टर उसको स्टोर कर रहा है, उसी रेट पर जो रेजिस्टर है वो उसको डिसिपेट कर रहा होता है एनर्जी को, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब पावर डिसिपेशन कैपेसिटर और इंडक्टर में जीरो है, ये हम पढ़ चुके हैं इन केस ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। लेकिन और उसके जीरो होने की एक वजह क्या है कि आपके पास करंट और वोल्टेज जो है दोनों आउट ऑफ फेज होते हैं बाय 90 डिग्री। लेकिन इन केस ऑफ रेजिस्टेंस क्योंकि वोल्टेज और करंट इन फेज हैं तो यहाँ पर पावर डिसिपेशन जो है वो मौजूद होगी और पावर डिसिपेशन जरूर होगी। अब करंट रेजिस्टेंस के क्रॉस जो आ रहा है दिस इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। इसी तरीके से पावर जो है आपके पास वो आई स्क्वायर आर के साथ आप लेंगे, देन आई नॉट आर स्क्वायर आर और साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंस्टेंटेनियस फॉर्म में आपने आई की वैल्यू लगा दी और यहाँ से आपके पास साइन स्क्वायर ओमेगा टी 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी ओवर 2 के बराबर है। अगर हम एवरेज एनर्जी स्टोर देखें जो कि इंडक्टिव या कैपेसिटिव एलिमेंट में स्टोर हुई हुई है, इट इज कांस्टेंट ओवर एनी साइकिल। तो जो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है सोर्स से वो रेजिस्टेंस एलिमेंट में रेजिस्टेंस के थ्रू डिसिपेट हो रही है। तो हम टोटल पावर डिसिपेटेड को डिवाइड करेंगे इंटरवल ऑफ टाइम से, देन दिस विल बी इक्वल टू पावर डिसिपेटेड पी डी टी और 0 से टी और 1 ओवर टी इंटरवल ऑफ टाइम है। अब पावर की वैल्यू यहाँ से हम लगाएंगे आई नॉट स्क्वायर इंटू आर 1 माइनस कॉस 2 मेगा टी ओवर टी और साथ में डी टी आ गया, इसको इंटीग्रेट करना है तो पहले हम इसको चेंज कर लेते हैं थीटा की फॉर्म में। थीटा इज इक्वल टू मेगा टी, तो डी थीटा विल बी इक्वल टू मेगा डी टी। और ये हमारे पास किस फॉर्म और फिर लिमिट्स भी चेंज कर लेते हैं। टी इज इक्वल टू जीरो तो थीटा जीरो था, टी इज इक्वल टू टी तो थीटा 2 पाई है। तो ये हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं आई नॉट आर स्क्वायर इंटू आर और यहाँ पर आ गया टी की वैल्यू 2 पाई बाय ओमेगा and here becomes dt by omega d theta by omega 1 minus cos 2 theta over 2 आ गया। अब आपके पास ये जो ओमेगा है ये इस ओमेगा से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाएगा आई नॉट स्क्वायर आर ओवर 2 पाई और इसको हम करेंगे इंटीग्रेट तो 1 इंटू डी थीटा बन जाएगा थीटा और क्योंकि 2 भी है 1/2 थीटा और ये बनेगा साइन 2 थीटा ओवर 4। जब हम लिमिट्स लगाएंगे तो साइन 2 इंटू 2 पाई और साइन 0 ये 0 हो जाएगा फैक्टर और यहाँ पर बन गया 2 पाई/2 माइनस 0 विच इज इक्वल टू पाई। अब आपके पास सॉरी 2 पाई जो है 2 पाई से कैंसिल हो जाएगा और 2 रह जाएगा आई नॉट स्क्वायर आर
ओवर 2 रह जाएगा। अब आप इस 2 को अगर अंडर रूट की फॉर्म में ले जाएँ और स्क्वायर के अंदर ले जाएँ तो अंडर रूट 2 आई नॉट ओवर अंडर रूट 2 IRMS बन जाता है। IRMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का स्क्वायर इंटू आर आ गया, तो एवरेज पावर जो है वो आई स्क्वायर आर के बराबर आ जाती है, जिसमें IRMS दिया गया है। इन केस ऑफ डीसी सर्किट ये IRMS आई के ही बराबर होता है। रूट मीन स्क्वायर करंट और वोल्टेज का अगर हम देखें तो क्या होता है कि इन केस ऑफ स्टेडी करंट आपके पास वो करंट जो कि हीटिंग इफेक्ट पैदा करता है रेजिस्टेंस में, वो वही होगा जो अल्टरनेटिव करंट में रूट मीन स्क्वायर वैल्यू करेगी। तो आप रूट मीन स्क्वायर को आई नॉट ओवर अंडर रूट 2 से रिप्रेजेंट करते हैं। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हम इसलिए लेते हैं ताकि हम इसको डायरेक्ट करंट के इक्वल ले सकें। इसी तरीके से जो वोल्टेज की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है वो वी नॉट ओवर अंडर रूट 2 है, जो कि ऑलमोस्ट तकरीबन तकरीबन एनालॉगस है डायरेक्ट करंट और डायरेक्ट वोल्टेज की वैल्यूज के। आमतौर पर जितने भी आपके पास मीटर्स होते हैं, वोल्ट मीटर और करंट मीटर, वो उनको हमने कैलिब्रेट किया होता है टू रीड द रूट मीन स्क्वायर वैल्यूज। पावर डिसिपेशन अगर आप RLC सीरीज सर्किट में आप देखें तो हम उसको इस फॉर्मूला से देखते हैं, P इज इक्वल टू वी आई। तो इसमें EMF ई नॉट साइन ओमेगा टी होगा, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई, इस फॉर्म में होगा। आप इन वैल्यूज को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास जो रिजल्ट आता है एप्सिलॉन नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस फाई आता है, और दूसरा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाई आता है। जब हम एवरेज लेना चाहते हैं तो दिस विल बी इक्वल टू कॉस फाई और साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज। इसी तरीके से यहाँ पर साइन फाई और साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी का एवरेज आएगा। इन एवरेजेस में साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी जो इसकी एवरेज है वो 0 होती है, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी की एवरेज जो है वो 1/2 के बराबर होती है। उस वैल्यू को हम पुट करते हैं, ये वाला फैक्टर 0 हो जाता है और यहाँ पर रह जाता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट आई नॉट कॉस फाई। तो इस 2 को अंडर रूट टू करके हम इसके साथ भी डिवाइड कर देते हैं और आई नॉट के साथ भी कर देते हैं, तो हमारे पास EMF RMS IRMS cos फाई बन जाता है। यहाँ पर जो टर्म cos फाई है इसको कहते हैं हम पावर फैक्टर, और इसकी वैल्यू हमें इस इम्पीडेंस वाले डायग्राम से नजर आ रही है। ये हमारे पास रेजिस्टेंस थी, ये हमारे पास XL माइनस XC थी, और ये अगर इसका जो आप देखें मौजूद था, इनको ऐड करके जो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर था, दिस इज इक्वल टू आर जेड। तो ये आपके पास है जी हाइपोटेन्यूज, और ये आर जो है ये है बेस। अगर मैं इसको थोड़ा सीधा करके ड्रॉ करूं तो वो ऐसा बन जाता है कि दिस इज द रेजिस्टेंस, दिस इज XL माइनस XC एंड दिस इज द इम्पीडेंस आर। और इस केस में अगर हम आर को इस साइड पर भी ले लें, आर प्लस XL माइनस XC, और ये आ गया जेड, तो आपके पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज जो है वो बन जाता है cos फाई। तो cos फाई विल बी इक्वल टू आर ओवर जेड। और अब आप देखें आपके पास आर की वैल्यू ये मौजूद है, जेड की वैल्यू आर स्क्वायर प्लस XL माइनस ओमेगा सी स्क्वायर मौजूद है। और अब अगर cos फाई जो है आपके पास वन किस कंडीशन में होगा, अगर आपके पास XL और XC की वैल्यू सेम हो जाएगी तो आपके पास cos फाई 1 हो जाएगा, जिसका मतलब है कि पावर फैक्टर 1 जब होता है तो आपके पास जो एवरेज पावर डिसिपेशन है वो ERMS और IRMS के बराबर आती है एट रेजोनेंस। अदरवाइज जो आपके पास cos फाई की वैल्यू है 1 अगर नहीं आती है, कुछ और वैल्यू आती है, तो पावर डिलीवर्ड मैक्सिमम नहीं रहेगी, कुछ और पावर डिसिपेशन मैक्सिमम नहीं रहेगी, बल्कि कुछ और इसकी वैल्यू कम या ज़्यादा हो सकती है। तो ये आपके पास आपका RLC सीरीज सर्किट का हमने पढ़ा है और साथ में इंडक्टर का पढ़ा है। आज के लिए हमारा